आप सभी प्यारे बच्चों को मेरा प्यार भरा नमस्कार। मैं शिवा आप सभी लोगों के आपके अपने YouTube चैनल मैथ बाय शिवा में आपका स्वागत करता हूं। आज मैं आपके बीच में बहुत ही शानदार चैप्टर लेकर आ चुका हूं। आज की क्लास में हम लोग पढ़ने वाले हैं चतुर्भुज के बारे में, और आज की क्लास में हम लोग जानेंगे कि चतुर्भुज की अवधारणा यानी उसके कॉन्सेप्ट को समझेंगे और उसके प्रकार को समझेंगे। तो चलिए देर न करते हुए हम लोग इस क्लास की शुरुआत करते हैं। तो चलिए व्हाइट बोर्ड पर चलते हैं। सबसे पहले हम लोग जानेंगे कि ये चतुर्भुज क्या होता है, चतुर्भुज किसे कहते हैं। बहुत ही आसान और सिंपल इसका डिफिनीशन होता है कि चार रेखाखंडों से घिरी हुई बंद आकृति को हम लोग चतुर्भुज कहते हैं। चार रेखाखंड होना चाहिए, उससे घिरकर एक बंद आकृति बननी चाहिए। जैसे मान लीजिए यहां पर मैं एक आकृति बना रहा हूं, चार रेखाखंड की बात हो रही है, तो ये हमारा एक रेखाखंड हो गया, ये दो रेखाखंड हो गया, ये तीन रेखाखंड हो गया, ये चार रेखाखंड हो गया। क्या ये एक बंद आकृति बन रही है? तो हम देख रहे हैं ये बंद आकृति नहीं बन रही है। अगर इसके अंदर कोई स्नेक रहेगा तो उसको यहां पर निकलने का रास्ता दिखाई दे रहा है। ये हमारा चतुर्भुज नहीं कहलाएगा। चतुर्भुज की परिभाषा है चार रेखाखंडों से घिरी हुई बंद आकृति को हम लोग चतुर्भुज कहते हैं। तो एक रेखाखंड ये हो गया, ये दूसरा रेखाखंड हो गया, ये तीसरा, और ये हमारा चौथा रेखाखंड हो गया। अब यहां पर देखिए, यहां पर एक ओपन फिगर था, यानी खुली आकृति थी। खुली आकृति, बंद आकृति, सारी चीजें हम लोग पीछे के चैप्टर में कवर कर चुके हैं। यहां पर आपको दिखाई दे रहा होगा कि ये एक क्लोज्ड फिगर है, यानी बंद आकृति है। इंग्लिश में कहा जाए तो क्लोज्ड फिगर है। तो जो ये आकृति यानी आपको शेप या ये आकार दिखाई दे रहा है, इसी को हम लोग चतुर्भुज कहते हैं। यानी चतुर्भुज के लिए हमें दो चीजें आवश्यक है कि चार रेखाखंड दिखना चाहिए और क्लोज फिगर बनना चाहिए, यानी बंद आकृति बननी चाहिए। देखिए जैसे ये क्लोज फिगर है, ये हमारा ओपन फिगर है। ओपन फिगर का मतलब कि कहीं ना कहीं से खुला रहेगा, यानी इसमें कोई वस्तु रखे हैं, उसको हम चाहेंगे तो बाहर निकाल सकते हैं। इसके अंदर कोई वस्तु रहेगी तो हम लोग कहीं से दिखाई नहीं दे रहा है, कोई ऐसा रास्ता नहीं दिखाई दे रहा है कि इसको इससे बाहर हम निकाल सकते हैं। तो ये आकृति हमारी चतुर्भुज कहलाती है। अब चतुर्भुज चार रेखाखंड और क्लोज शेप बनना चाहिए, यानी बंद आकृति बननी चाहिए। तो चार रेखाखंड है, यहां पर एक रेखाखंड हो गया, दो रेखाखंड और तीन, और ये चार रेखाखंड से घिरकर ये बंद आकृति बन रही है। इसी को हम लोग चतुर्भुज कहते हैं। यानी यही चतुर्भुज की अवधारणा या कंसेप्ट ऑफ क्वाड्रिलेटरल है, यही चतुर्भुज की अवधारणा है। चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे क्या दिया हुआ है? वर्ग दिया हुआ है। यानी अब हम लोग जानेंगे चतुर्भुज के प्रकार। चतुर्भुज के बारे में हम लोग जान लिए कि चार रेखाखंडों से घिरी हुई बंद आकृति को हम लोग चतुर्भुज कहते हैं। अब चार रेखाखंडों से घिरकर कई तरह की शेप बन सकती है, और उन अलग अलग शेप का अलग अलग नाम होता है। तो आइए हम लोग पढ़ते हैं कि वर्ग किस तरह की शेप का नाम होता है, किस तरह के आकार का नाम वर्ग होता है। यानी हम लोग क्या पढ़ने वाले हैं? वर्ग। इसको इंग्लिश में स्क्वायर भी कहा जाता है। स्क्वायर एक ऐसा चतुर्भुज होता है जिसके चारों रेखाखंड आपस में इक्वल यानी बराबर होते हैं। यानी वर्ग एक ऐसा क्वाड्रिलेटरल होता है या ऐसा चतुर्भुज होता है जिसकी सभी भुजाएं आपस में बराबर होती हैं। जैसे मान लीजिए आपके सामने ये आकार मैं बना दिया हूं, अगर ये 5 सेंटीमीटर का होगा तो ये भी 5 सेंटीमीटर का होगा, ये भी 5 सेंटीमीटर का, और ये 5 सेंटीमीटर का। यानी वर्ग के चारों भुजाओं की माप आपस में बराबर होती है। यानी जो ये चारों रेखाखंड है, ये पहला रेखाखंड, दूसरा रेखाखंड, तीसरा रेखाखंड और ये चौथा रेखाखंड, ये चारों आपस में समान माप के होने चाहिए, यानी इक्वल मेजरमेंट के होने चाहिए। मान लीजिए कि अगर कहीं पर इस तरह का आकार दिखाई दे रहा है और सभी भुजाएं बराबर हमको दिखाई दे रही हैं, ये सभी भुजाएं हमको बराबर दिखाई दे रही हैं, तो क्या हम इसको स्क्वायर या वर्ग कहेंगे? स्क्वायर इसको इंग्लिश में कहा जाता है, हिंदी में इसको वर्ग कहा जाता है। क्या हम इसको वर्ग कहेंगे? तो अभी नहीं कहेंगे। वर्ग के लिए दो कंडीशन
अति आवश्यक होती है। पहली कंडीशन, इसकी सभी भुजाएं आपस में बराबर हों, तो इसकी सभी भुजाएं आपस में बराबर हैं। इसका प्रत्येक कोण 90 डिग्री का होना चाहिए। प्रत्येक कोण 90 डिग्री का, यानी कहने का मतलब कि जो ये कोण दिखाई दे रहा है ये भी 90 डिग्री का हो, जो ये कोण दिखाई दे रहा है ये भी 90 डिग्री का हो, जो यहां पर कोण दिखाई दे रहा है ये भी 90 डिग्री का होना चाहिए, और ये भी 90 डिग्री का होना चाहिए। यानी चारों कोण आपस में बराबर दिख रहे हैं और चारों भुजाएं आपस में बराबर दिख रही हैं। इस तरह का कहीं चतुर्भुज दिखे जिसकी सभी भुजाएं हमको बराबर दिखें, सभी कोण हमको बराबर दिखें, उसी को हम लोग वर्ग यानी स्क्वायर कहते हैं। ठीक है, अब चलिए आगे बढ़ते हैं, हम लोग आयत पर चलते हैं। आयत क्या होता है? रेक्टेंगल उसको इंग्लिश में कहा जाता है। आयत के बारे में जानेंगे। आयत भी एक चतुर्भुज है। यहां पर हम जितना नाम लिखे हैं, चाहे तो वर्ग हो जाए, चाहे तो आयत हो जाए, या समांतर चतुर्भुज हो जाए, सम चतुर्भुज हो जाए, समलंब चतुर्भुज हो जाए, इंग्लिश में कहें तो स्क्वायर हो, रेक्टेंगल हो, पैरेललोग्राम हो, रोम्बस हो, ट्रेपेजियम हो, कोई भी क्वाड्रिलेटरल या कोई भी चतुर्भुज हो, तो चतुर्भुज में दो चीजें कॉमन होनी चाहिए, तभी उसको चतुर्भुज कहेंगे। चार रेखाखंड होना चाहिए और चारों रेखाखंडों से घिर कर बंद आकृति बननी चाहिए, क्लोज फिगर बनना चाहिए, यानी क्लोज होना चाहिए चारों तरफ से। चलिए आयत के बारे में जानेंगे कि आयत क्या होता है। इंग्लिश में उसको क्या कहते हैं? रेक्टेंगल कहते हैं। आयत के बारे में जानेंगे। आयत एक ऐसा चतुर्भुज होता है जिसके आमने सामने की भुजाएं आपस में बराबर होती हैं। आयत एक ऐसा चतुर्भुज होता है जिसकी आमने सामने की भुजाएं, यानी एक दूसरे के आमने सामने, जैसे देखिए ये फिगर एक बन रहा है, ये फिगर हमारा आयत का फिगर बन रहा है। इसमें हम देख पा रहे हैं कि जो ऊपर की जो ये भुजा दिखाई दे रही है, रेखाखंड दिखाई दे रहा है, ये इसके बराबर है, और जो ये साइड से भुजा दिखाई दे रही है, ये भुजा इसके बराबर, और ये ऊपर वाली भुजा इसके बराबर। और क्या चाहिए? तो जिस प्रकार से वर्ग में प्रत्येक कोण 90 डिग्री का था, तो आयत में भी प्रत्येक कोण 90 डिग्री का होता है। यानी प्रत्येक कोण कितने डिग्री का? 90 डिग्री का होता है। प्रत्येक कोण भी बना दे रहे हैं, ये 90 डिग्री का हमारा प्रत्येक कोण हो गया। प्रत्येक कोण यानी सभी कोणों का मान 90 डिग्री या सभी कोणों का मान बराबर हो और आमने सामने की भुजाएं बराबर हो, वही हमारा आयत होता है। बहुत ही सिंपल चैप्टर है और बहुत ही सिंपल डिफिनेशन भी होती है इन लोगों की, साधारण परिभाषाएं होती है। वर्ग में क्या था कि वर्ग में चारों भुजाएं आपस में क्या थी? बराबर थी, और प्रत्येक कोण का मान 90 डिग्री था। या ये अभी कहें कि प्रत्येक कोण आपस में इक्वल थे, यानी चार कोण हैं चतुर्भुज में। सबसे पहले हम लोग जानेंगे कि चतुर्भुज, सबसे पहले हम लोग जाने कि चतुर्भुज क्या होता है। चार रेखाखंडों से घिरी हुई बंद आकृति। तो ये चार रेखाखंडों से घिरी हुई बंद आकृति है, ये चतुर्भुज कहलाएगा। इसका हम नाम दे रहे हैं। हम लोग जानते हैं, पिछली क्लास में मैं आपको पढ़ा चुका हूं, बता चुका हूं कि जहां पर दो भुजाएं एक दूसरे को टच करती हैं या मीट करती हैं, यानी मिलती हैं, जब दो भुजाएं एक दूसरे से मिलती हैं, उसी को हम लोग वर्टेक्स कहते हैं। हिंदी में कहें तो शीर्ष कहते हैं। और शीर्षों का नामकरण किया जाता है, शीर्षों का कुछ न कुछ नेम रहता है। तो मान लीजिए कि एक रेखाखंड यहां से यहां तक, यहां इस पॉइंट पर एक रेखाखंड, दो रेखाखंड ये मिल रही हैं, तो इसको हम ए नाम दे रहे हैं। यहां पर मिल रहा है, इसको हम बी नाम दे रहे हैं। जो यहां पर मिल रहा है, इसको सी नाम दे रहे हैं, और इस मीटिंग पॉइंट को हम डी नाम दे रहे हैं। यानी एक चतुर्भुज में कितने शीर्ष दिखाई दे रहे हैं? एक शीर्ष हो गया, दो शीर्ष, तीन और चार। यानी चतुर्भुज में शीर्षों की संख्या 4 होती है। चतुर्भुज में आंतरिक कोणों की संख्या कितनी होती है? तो आंतरिक कोणों की संख्या देख लीजिए, एक कोण हो गया, दो कोण हो गया, तीन कोण और चार कोण। कोण के बारे में भी हम लोग पिछली क्लास में पढ़ चुके हैं कि किन्हीं दो वस्तुओं के बीच के झुकाव को या किन्हीं दो रेखाखंडों के बीच के झुकाव को हम लोग कोण कहते हैं। तो यहां पर एक रेखाखंड ये है और एक रेखाखंड है, इसके बीच का एक झुकाव, ये रेखाखंड और ये रेखाखंड के बीच का एक झुकाव, इस रेखाखंड और इस रेखाखंड के बीच का ये झुकाव,
और इस रेखाखंड और इस रेखाखंड के बीच का ये झुकाव, यानी 4 झुकाव दिख रहे हैं। ठीक है, यानी एक चतुर्भुज में कितने कोण दिखाई दे रहे हैं? तो 1 2 3 4, यानी चतुर्भुज में 4 भुजाएं होती हैं, 4 शीर्ष होते हैं। शीर्ष को क्या कहते हैं? तो शीर्ष को हम लोग इंग्लिश में वर्टेक्स कहते हैं। भुजाओं को साइड्स कहा जाता है और 4 कोण होते हैं। ठीक है, 2 विकर्ण होता है, अभी हम बाद में बताएंगे, अभी लास्ट में बताएंगे विकर्ण क्या होता है। ठीक है, सबसे पहले हम लोग आयत की चर्चा कर लें। आयत क्या है? तो आयत के बारे में हम लोग जान लिए कि आयत भी एक चतुर्भुज है, लेकिन किस तरह का चतुर्भुज है? तो आयत एक ऐसा चतुर्भुज है जिसके आमने सामने की भुजाएं हमें बराबर दिख रही हैं। यानी मान लीजिए कि ये 10 सेंटीमीटर का है, तो ये भी निश्चित है कि 10 सेंटीमीटर का होगा, और ये 6 सेंटीमीटर का है मान लीजिए, तो ये भी 6 सेंटीमीटर का होगा। और अगर प्रत्येक को 90 डिग्री है तो इसी तरह की आकृति को हम लोग आयत यानी रेक्टेंगल कहते हैं। आयत यानी रेक्टेंगल कहा जाता है। यानी आयत में क्या होता है कि आमने सामने की भुजाएं आपस में इक्वल और प्रत्येक कोण का मान कितना होता है? 90 डिग्री, यानी 90 डिग्री होता है। इसी को हम लोग आयत कहते हैं। अब चलिए अगले चतुर्भुज के बारे में पढ़ेंगे। पैरेललोग्राम क्या होता है, यानी समांतर चतुर्भुज क्या होता है? ये नाम से ही क्लियर है, समांतर चतुर्भुज। समांतर चतुर्भुज के बारे में हम लोग पढ़ेंगे कि समांतर चतुर्भुज क्या होता है। देखिए, समांतर चतुर्भुज, समांतर चतुर्भुज, समांतर चतुर्भुज किसे कहते हैं? तो समांतर चतुर्भुज एक ऐसा चतुर्भुज होता है जिसके आमने सामने की भुजाएं परस्पर समांतर हो, यानी परस्पर कैसी हो? पैरेलल हो। यानी कोई मैं आकृति बना दे रहा हूं, जैसे मान लीजिए कि एक मैं ये आकृति बना रहा हूं, ये आकृति हम बना रहे हैं। इस आकृति में यार थोड़ा सा मैं इसको बढ़ा दे रहा हूं इधर, ये देखिए ये, हाँ, और इसको थोड़ा सा मिटा के इसको अंदर की तरफ हम थोड़ा सा झुका दे रहे हैं। देखिए, ये मान लीजिए ये आकृति बनी हुई है, तो इस आकृति में हम लोग देख पा रहे होंगे कि ये भुजा इसके समांतर दिख रही है। समांतर मतलब पिछली क्लास में हम बताए हैं, जिनके बीच का अंतर समान हो। बीच का अंतर समान हो कहने का मतलब कि उनके बीच की लंबवत दूरी क्या होनी चाहिए? इक्वल होनी चाहिए। यानी 2 रेखाएं, ये 2 रेखाएं कब समांतर कहलाएंगी? जब इनके बीच की परपेंडिकुलर डिस्टेंस जो होती है, यानी जो लंबवत दूरी होती है, हर जगह समान हो। यानी अगर यहां पर जैसे ट्रेन की जो पटरी होती है, वो हमारा समांतर लाइन की वो बहुत ही बेहतरीन उदाहरण होती है। ठीक है, तो हम लोग समांतर चतुर्भुज के बारे में जान चुके हैं कि समांतर चतुर्भुज में क्या होता है कि समांतर चतुर्भुज में आमने सामने की भुजाएं बस हमको पैरेलल दिख जाएंगी, उसको हम लोग समांतर चतुर्भुज कहेंगे। ठीक है, आमने सामने की भुजाएं कैसी दिखनी चाहिए? एक दूसरे के पैरेलल दिखनी चाहिए, यानी समांतर दिखनी चाहिए। समांतर यानी उनके बीच का अंतर समान हो, यानी परपेंडिकुलर डिस्टेंस हर जगह इक्वल हो। यानी यहां से जो परपेंडिकुलर डालेंगे, यहां से भी परपेंडिकुलर डालेंगे, यहां से कहीं से भी परपेंडिकुलर डाल दीजिए, ये सभी भुजाएं आपस में बराबर होंगी। ठीक है, कहने का ये मतलब है। यानी समांतर चतुर्भुज यानी पैरेललोग्राम क्या होता है कि आमने सामने की भुजाएं आपस में समांतर होती हैं। अब हम लोग पढ़ेंगे समचतुर्भुज यानी रोम्बस के बारे में कि ये समचतुर्भुज क्या होता है। समचतुर्भुज देखने में एक वर्ग की तरह होता है। वर्ग तो एक समचतुर्भुज भी होता है। ठीक है, वो अगली क्लास में हम लोग डिटेल में जानेंगे। इस क्लास में हम लोग बस परिचय की एक क्लास है। समचतुर्भुज, सम मतलब समान, चतुर्भुज मतलब 4 भुजाओं वाला। समचतुर्भुज यानी एक ऐसा चतुर्भुज हम बना दें, सपोज करिए कि एक ऐसा हम चतुर्भुज बना दें, एक ऐसा चतुर्भुज बना दें जिसकी सभी भुजाएं आपस में इक्वल हो, प्रत्येक कोण 90 डिग्री हो या न हो उससे हमें मतलब नहीं है। यानी समचतुर्भुज में क्या होता है, वर्ग में क्या था कि सभी भुजाएं, वर्ग की सभी भुजाएं बराबर भी थी और प्रत्येक कोण का मान 90 डिग्री भी था। लेकिन जो हमारा जो रोम्बस होता है यानी जो समचतुर्भुज होता है,
समचतुर्भुज में सिर्फ और सिर्फ भुजाएं आपस में बराबर होती हैं, बाकी और कोई भी कंडीशन नहीं होती है। यानी कहीं चतुर्भुज बना हुआ है और उसकी सभी भुजाएं बराबर दिख रही हैं, तो सबसे पहले हम उसको रोम्बस कहेंगे। सबसे पहले हम उसको रोम्बस कहेंगे। क्यों? क्योंकि रोम्बस की परिभाषा ही होती है कि चार रेखाखंड दिखे और चारों रेखाखंड आपस में बराबर दिख रहा है और क्लोज शेप बना हुआ है, तो हमारा रोम्बस ही कहलाएगा समचतुर्भुज। और अगर समचतुर्भुज एक ऐसा समचतुर्भुज दिखे जिसका प्रत्येक कोण मान लीजिए कि 90 डिग्री का है, मान लीजिए कि प्रत्येक कोण 90 डिग्री का है, तो यह समचतुर्भुज तुरंत वर्ग हो जाएगा, यानी स्क्वायर कहलाने लगेगा। यानी आप समझ चुके होंगे कि समचतुर्भुज क्या होता है, यानी जिसकी सभी भुजाएं आपस में बराबर हो, कोण बराबर हो या ना हो उससे कोई मतलब नहीं है, उससे कोई लेना देना नहीं होता है, उसी को हम लोग समचतुर्भुज कहते हैं। अब हम लोग जानेंगे समलंब चतुर्भुज क्या होता है, ट्रपेजियम किसे कहते हैं। ट्रपेजियम के बारे में हम लोग पढ़ेंगे कि समलंब चतुर्भुज, समलंब चतुर्भुज क्या कहलाता है। समलंब चतुर्भुज, इंग्लिश में इसको ट्रपेजियम भी कहा जाता है। समलंब चतुर्भुज क्या होता है, देखिए कहीं पर एक ऐसा चतुर्भुज आपको दिखाई दे, चतुर्भुज का मतलब चार रेखाखंड, और कैसा फिगर बनना चाहिए, क्लोज फिगर बनना चाहिए सबसे पहले, तब तो वो चतुर्भुज कहलाएगा। अब मान लीजिए हमको कोई चतुर्भुज दिखाई दे रहा है और उस चतुर्भुज में हम जब ध्यान से देख रहे हैं तो हमको दिखाई दे रहा है कि कोई दो भुजाएं आपस में पैरेलल दिखाई दे रही हैं। यानी चतुर्भुज में चार भुजाएं हैं तो कोई दो भुजा आपस में पैरेलल दिखाई दे रही है, यानी समांतर दिखाई दे रही हैं। यानी सपोज करिए कि ये मैं एक आकृति बना रहा हूं, तो इस आकृति में हम लोग देख पा रहे होंगे, जैसे मान लीजिए ये आकृति हम आपके सामने बना दिए हैं, तो हम देख रहे हैं कि जो ये भुजा है और जो ये भुजा है, ये दोनों आमने सामने हैं और पैरेलल भी हैं। पैरेलल का मतलब इनका जो परपेंडिकुलर जो डिस्टेंस होता है, परपेंडिकुलर जो डिस्टेंस होता है ये हर जगह इक्वल होता है। परपेंडिकुलर डिस्टेंस क्या होगा, हमेशा इक्वल होता है, ठीक है। तो यानी अगर समलंब चतुर्भुज हमसे पूछा जाएगा तो समलंब चतुर्भुज में क्या होता है कि कोई दो भुजाएं हमको क्या दिखेंगी, पैरेलल दिखेंगी, यानी समांतर दिखेंगी। तो उस तरह के क्वाड्रिलेटरल को हम लोग ट्रपेजियम कहते हैं या समलंब चतुर्भुज कहते हैं। समलंब चतुर्भुज में क्या होता है, देखिए इसमें क्या देख रहे हैं हम कि जो ये ऊपर वाली भुजा जा रही है, जो ये ऊपर वाली भुजा जा रही है, इसको मान लीजिए कि आगे बढ़ा देंगे, इधर भी मान लीजिए कि आगे बढ़ा देंगे, इसको सपोज करिए कि इसको आगे बढ़ा देंगे तो ये ट्रेन की पटरी जैसा बनता हुआ दिखाई दे रहा है। लेकिन जो ये इस तरह भुजाएं जा रही हैं तो हो सकता है कि कहीं आगे जाके ये भुजाएं आपस में एक दूसरे को टकरा के काट भी सकती हैं। यानी इसमें हम देख पा रहे होंगे कि सिर्फ और सिर्फ दो भुजाएं क्या है, पैरेलल हैं, यानी समांतर हैं। यानी ऐसा चतुर्भुज जिसकी केवल और केवल दो भुजाएं समांतर हो और अन्य जो दो भुजा है वो असमांतर हो, तो वो हमारा ट्रपेजियम या समलंब चतुर्भुज कहलाता है। उम्मीद करते हैं आपको ये चतुर्भुज के जितने प्रकार में बताया हूं सब समझ में आ गया होगा। हम लोग क्या क्या इस क्लास में पढ़े हैं, सबसे पहले पढ़े हैं कि चतुर्भुज क्या होता है। तो चतुर्भुज के बारे में हम लोग जाने हैं कि चार रेखाखंडों से घिरी हुई जो बंद आकृति बनती है वही चतुर्भुज कहलाता है। उसके बाद से हम लोग जाने हैं कि वर्ग किसे कहेंगे, तो चार रेखाखंडों से घिरी हुई ऐसी बंद आकृति जिसकी सभी भुजाएं आपस में बराबर हो, वर्ग कहलाता है। आयत किसे कहते हैं, तो आयत में हम लोग जानते हैं कि एक ऐसा चतुर्भुज जिसके आमने सामने की भुजाएं आपस में इक्वल डिस्टेंस की हो, यानी समान लंबाई की हो, उसी को हम लोग आयत कहेंगे। समांतर चतुर्भुज के बारे में हम लोग जाने हैं, पैरेललोग्राम के बारे में जाने हैं कि एक ऐसा चतुर्भुज जिसके आमने सामने की भुजाएं आपस में पैरेलल हों। जैसे ये भुजा इसके पैरेलल हो गई और ये भुजा इसके पैरेलल हो गई, इसको समांतर चतुर्भुज कहेंगे। इसमें भी देख रहे हैं कि ये वाली भुजा इसके पैरेलल है और ये वाली भुजा इसके पैरेलल है, तो ये एक समांतर चतुर्भुज भी कहलाएगा। भले से यहाँ पर वर्ग की भी कंडीशन बन रही है, लेकिन ये समांतर चतुर्भुज भी कहलाएगा। यानी वर्ग जो है हमारा एक समांतर चतुर्भुज होता है, आयत भी हमारा एक समांतर चतुर्भुज होता है। समांतर चतुर्भुज की कंडीशन क्या होती है,
तो समांतर चतुर्भुज की सिर्फ और सिर्फ एक कंडीशन होती है कि इसके आमने सामने की भुजाएं आपस में पैरेलल होती है, यानी समांतर होती हैं। उसके बाद से बात आ जाएगी समचतुर्भुज की। समचतुर्भुज यानी रोम्बस क्या होता है? हम लोग वर्ग में पढ़े हैं कि वर्ग की सभी भुजाएं आपस में बराबर होती हैं। वर्ग में हम लोग जाने हैं कि वर्ग की जो सभी भुजाएं होती हैं वो आपस में बराबर होती हैं। तो जो वर्ग हो, वर्ग का जो प्रत्येक कोण भी होता है वो 90 डिग्री का होता है। ये भी हम लोग जाने अभी कि वर्ग का प्रत्येक कोण 90 डिग्री का होता है, यानी चारों कोण 90 डिग्री, सभी भुजाएं आपस में बराबर होती है, तो उसको वर्ग कहते हैं। लेकिन अगर मान लीजिए कहीं कोई फिगर बना हुआ है जिसकी सभी भुजाएं हमको बराबर दिख रही हैं लेकिन सभी एंगल बराबर नहीं दिख रहे हैं। मान लीजिए कि कोई फिगर बना है और जिसकी सभी भुजाएं यानी चारों भुजाएं हमको बराबर दिख रही हैं लेकिन चारों एंगल समान नहीं दिख रहे हैं, तो उसी को हम लोग समचतुर्भुज यानी रोम्बस कहते हैं। उसके बाद से हम लोग पढ़े हैं कि समलंब चतुर्भुज क्या होता है, यानी ट्रपेजियम किसे कहा जाता है? तो एक ऐसा चतुर्भुज, जैसे मान लीजिए कि ये चतुर्भुज दिखाई दे रहा है, तो ये यहां पर ये भुजा इसके समांतर दिखाई दे रही है और ये भी भुजा इसके समांतर दिखाई दे रही है, लेकिन इसको ट्रपेजियम हम लोग नहीं कहेंगे। ट्रपेजियम हम लोग किसको कहते हैं? जहां पर सिर्फ और सिर्फ दो भुजाएं एक दूसरे के पैरेलल दिखें। अन्य जो दो भुजाएं हैं वो पैरेलल नहीं होनी चाहिए, यानी असमांतर होनी चाहिए। यानी अभी हम फिगर बनाए थे, जो ये हम फिगर बनाए थे, इसमें हम लोग देख पा रहे थे जो इसमें हम लोग देख पा रहे थे कि जो ये भुजा है इसके पैरेलल तो दिखाई दे रही है लेकिन ये भुजा इसके पैरेलल नहीं दिखाई दे रही है। इस तरह के चतुर्भुज को हम लोग समलंब चतुर्भुज कहते हैं। समलंब चतुर्भुज में जो समलंब चतुर्भुज की ऊंचाई होती है, ये देखिए, ये इसको ऊंचाई हम लोग ऊंचाई काउंट करते हैं, यानी ये हर जगह क्या होता है? परपेंडिकुलर डिस्टेंस क्या होता है? इक्वल होता है। परपेंडिकुलर डिस्टेंस हर जगह इक्वल होता है। अब बात आएगी विकर्ण किसे कहते हैं, डायगोनल क्या होता है। डायगोनल बहुत ही आसान शब्दों में हम लोग समझ लेंगे कि डायगोनल क्या होता है। चतुर्भुज हम लोग समझ चुके हैं कि चार रेखाखंडों से घिरी हुई बंद आकृति को हम लोग चतुर्भुज कहते हैं। तो विकर्ण किसे कहते हैं? तो विकर्ण भी एक चतुर्भुज का हिस्सा होता है, यानी पार्ट होता है, या यह कहें कि भाग होता है। विकर्ण को इंग्लिश में डायगोनल कहा जाता है। जैसे मान लीजिए कि कोई चतुर्भुज है, कोई भी चतुर्भुज है, चतुर्भुज के लिए कंडीशन क्या है कि चार रेखाखंड दिखाई दे जाए, चार रेखाखंड दिखाई दे और क्लोज फिगर दिखाई दे, उसी को हम लोग क्या कहते हैं? चतुर्भुज कहते हैं। तो यहां पर चतुर्भुज दिखाई दे रहा है। चतुर्भुज में क्या क्या चीजें? एक भुजा, दो भुजा, तीन भुजा, चार भुजा, क्लोज शेप बना हुआ है, इसी को हम लोग चतुर्भुज कहते हैं। अब आएगी बात विकर्ण की। तो विकर्ण हम किसे कहेंगे? तो किसी भी चतुर्भुज में जो शीर्ष होते हैं, तो शीर्षों जो सम्मुख शीर्ष होते हैं, सम्मुख शीर्ष का कहने का मतलब ये है कि जो ये ए है, ए के जो सामने का शीर्ष है वो डी है, यानी ए के सामने का शीर्ष क्या है? डी है, और बी के सामने का शीर्ष हम लोग क्या देख रहे हैं कि बी के सामने सी है, यहां पर सी है। तो इन्हीं शीर्षों को, यानी जो आमने सामने के शीर्ष हैं, उन्हीं को जो मिलाने पर जो रेखा प्राप्त होती है या जो रेखाखंड प्राप्त होता है, वही हमारा डायगोनल यानी विकर्ण कहलाता है। यानी ए से मान लीजिए कि अगर हम डी को मिला देते हैं तो ये हमारा विकर्ण, एक ठो विकर्ण मिल गया। ये हमारा दूसरा विकर्ण मिल जाएगा जब हम लोग इसको मिला देंगे तो। ठीक है, यानी उम्मीद करते हैं विकर्ण समझ में आ रहा होगा। विकर्ण क्या होता है? तो जो सम्मुख शीर्ष होते हैं, यानी जो इस शीर्ष का मुख किधर है? इसके तरफ है, और इसका मुख किधर है? इसके तरफ है, इसी को हम लोग सम्मुख शीर्ष भी कहा जाता है। सम्मुख शीर्ष भी कहा जाता है। सम्मुख मतलब जिनका मुख एक तरफ हो, समान हो। तो जो ये आमने सामने के जो शीर्ष दिखाई दे रहे हैं, इन शीर्षों को हम मिला दिए तो जो रेखाखंड मिल गया वही हमारा विकर्ण यानी डायगोनल कहलाएगा। देखिए यहां पर भी मिला दिए तो यही हमारा विकर्ण यानी डायगोनल कहलाएगा। ठीक है, सारी चीजें हम टच कर चुके, दोहरा भी चुके हैं। उम्मीद करते हैं आपको पूरा क्लास बेहतरीन तरीके से समझ में आया होगा। अगर क्लास अच्छी लगी हो तो इस क्लास को एक बार लाइक करना न भूलें। ठीक है, धन्यवाद।